आज हम आपको अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के 13वें पाठ को पढ़ाएंगे, जिसका नाम है ग्राम श्री। इसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। कवि का परिचय। सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के ओसानी गांव में सन 1900 ईस्वी में हुआ। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रानंद पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला है। सन 1977 में उनका देहावसान हो गया। वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है। कविता का परिचय। ग्राम श्री कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है यह कविता। इस पाठ के शब्दार्थ। सनई एक पौधा जिसकी छाल के रेशे से रस्सी बनाई जाती है। किंकड़ी करधनी, प्रंत टंठल, मुकुलित अधखिला, अम्बली छोटा आंवला, सरपत घासपात तिनके, सुरखाव चक्रवाक पक्षी, हिम आतप सर्दी की धूप, मरकत पन्ना नामक रत्न, हरना आकर्षित करना। कविता का अर्थ। नंबर 1। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली लिपटी, जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। इसका भावार्थ। कवि कहता है कि फसलों की मखमली कोमल हरियाली खेतों में दूर दूर तक फैली हुई है। सूरज की किरणें उससे ऐसे लिपट गई हैं जैसे उस हरियाली पर चांदी की उजली जाली लपेट दी गई हो। कवि तिनकों को हरे तन वाला बताता है। ऐसे हरे तिनकों में हरियाली इस प्रकार समा गई है जैसे नसों में बहता हुआ खून हो। फसलों की हरितिमा से सांवली हुई धरती के ऊपर विशाल आकाश का कभी न धूमिल पड़ने वाला नीला आकाश फलक मानो नीचे झुककर धरती को छू लेना चाहता है। नंबर 2। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में वाली,
अरहर सनई की सोने की किंकड़ियां हैं शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हर्ष धरा से झांक रही, नीलम की कली देसी नीली। इसका भावार्थ, कवि कहता है कि गेहूं और जौ में जो नव विकसित बालियां हैं, अरहर और सनई की पकी फसलों में फलियों के बीच हवा से हिलकर बज उठने वाले गोल सुनहले दाने हैं। फूली सरसों का पीला रंग और उसके फूलों से हवा में बिखरती तैली सुगंध है। हरी हरी धरती से निकलने वाले नीले फूल, सिर पर सजाए जो तीसी के छोटे हैं, इन सब का एकत्रित सौंदर्य देखकर मानो धरती रोमांचित हो गई है, पुलक और प्रसन्नता से बरसी गई है। नंबर 3, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां बटर खड़ी, मखमली पेटियां सी लटकी, झिमियां छिपाए बीज लड़ी, फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हों फूल स्वयं, उड़ उड़ बंतों से वृंतों पर। भावार्थ, कवि कहता है कि मटर के फूल और फलियों वाले पौधे ऐसे सुंदर लग रहे हैं जैसे मानो विस्तृत फसल राशि की सखियां हों। फसलों की मटर रूपी ऐसी सखी रंग बिरंगे फूलों को लिए खेतों में खड़ी हंस रही है। बीजों की लड़ी या श्रृंखला को अपने में समेटे मटर की फलियां मखमल की मुलायम थैलियों सी मटर के पौधों से लगी लटक रही हैं। मटर के फूलों पर बैठती उड़ती रंग बिरंगी तितलियां जब तक एक फूल से दूसरे फूल पर जाती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे रंग बिरंगे फूल स्वयं ही अपने वृंतों से उड़कर दूसरे वृत्तों पर आकर बैठ जाते हों। 4 नंबर, अवरचत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम तरु की डाली, झर रहे ढाग पीपल के दल, हो रही कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरवेरी झूली, फूले झाड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। भावार्थ, कवि कहता है कि गांव की धरती केवल फसलों से सौंदर्यपूर्ण नहीं है, बल्कि बाग बगीचों में लगे आम की डालियां भी जो अब बोरों से लदसी गई हैं, उसकी शोभा बढ़ा रही हैं। बसंती मौसम में आने के कारण ढाक और पीपल के पुराने पत्ते झड़कर नव किस्लयों को विकसित होने का अवसर दे रहे हैं। आम्र वन की रजत स्वर्ण मंजरियों को देखकर कोयल कूक रही है और मतवाली सी हो गई है। कटहल फल आने के कारण महक रहे उठे हैं और जामुन के पेड़ों पर भी जामुन के गुच्छे मुकुलित होने निकलने लगे हैं। जैसे बगीचे में इन वृक्षों में फल आ गए हैं, वैसे ही जंगल में झरवेरी के पेड़ों में झरवेरी के गुच्छे फल लटक रहे हैं। आड़ू नवी और अनार के पेड़ों में फल के पूर्व आने वाले फूल लग गए हैं। इन सब की तरह ही सब्जियां जैसे आलू गोभी बैंगन और मूली भी अपने विकास को प्राप्त कर रहे हैं। 5 नंबर, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चिट्टियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, आमले से तर की डाल जड़ी, लहलह पालक महमह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिखों की बड़ी थैली लाल। इसका अर्थ, भावार्थ, कवि कहता है कि पीले अमरूद अब लाल पत्तियों
वाले हो गए हैं, अर्थात पहले से अधिक मीठे और सुंदर हो गए हैं। बेर पक गए हैं और अमली की डालों पर बहुत से फलों के गुच्छे लटक गए हैं। कहीं खेतों में पालक लहलहा रहा है तो कहीं धनिया की भीनी खुशबू फैल रही है। कहीं लौकी और सेम की लताओं में लौकी और सेम झूल रही हैं तो कहीं मखमल से मुलायम टमाटर हरे से लाल हो गए हैं। मिर्च के गुच्छों को देखकर कवि की कल्पना उन्हें बीजों से भरी हुई हरी थैली के रूप में प्रस्तुत करती है। 6 नंबर, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले, कलगी समारते हैं कोई, तिस्ते जल में सुरखाब पुलिन पर, मगरौठी रहती सोई। भावार्थ, कवि कहता है कि गंगा की रेती जो सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण सतरंगी बनकर चमक रही है, वह बालू के सांपों से अंकित है। उसके चारों ओर सरपत की घनी झाड़ियां और तट पर तरबूजों के खेत बड़े सुंदर लगते हैं। जल में अपने पैर को उठा उठाकर सिर खुजलाते बगुले ऐसे दिखाई पड़ते हैं जैसे बालों में कंघी कर रहे हों। गंगा के उस प्रवाहमान जल में कहीं सुरखाब तैर रहे हैं तो कहीं किनारे पर मगरौठी एक विशेष प्रकार चिड़िया ऊँगती हुई सी दिखाई पड़ रही है। 7 नंबर, हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियारी में निस्की, तारक स्वप्नों में से खोए, मकरत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरूपम हेमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। भावार्थ, कवि कहता है कि रात की भीगी अंधियारी में सुखालस्य, सुख के कारण उत्पन्न होने वाले आलस से युक्त हंसमुख हरितिमा को धारण करने वाली फसलें जैसे रात और तारों के सपनों में खोई हुई सी सो रही है, और पन्ने जैसे हरित छवि वाली इन फसलों को धारण करने वाली धरती का गांव पन्ने मकरत के डिब्बे जैसा है। इस मकरत डिब्बे जैसे गांव के ऊपर नीला आकाश ऐसे छाया है जैसे नीलम का आच्छादन हो। अनुपमेय शोभा युक्त गांव की यह स्निग्ध छटा दृश्य इस बसंती मौसम में अपनी शोभा से लोगों का मन हर लेने वाली है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? उत्तर, कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि उसकी शोभा अनुपम और मनमोहक है। चारों तरफ हरियाली के कारण धरती प्रसन्न है। गांव का प्राकृतिक सौंदर्य सभी के मन को छूता है। प्रश्न नंबर 2, कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? उत्तर, कविता में बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन है। इसी ऋतु में सरसों के पीले फूल खिलते हैं और चारों ओर हरियाली होती है और कोयल कूकती है। प्रश्न नंबर 3, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? उत्तर, मरकत पन्ना नामक रत्न को कहते हैं जिसका रंग हरा होता है। मरकत के खुले डिब्बे से सब कुछ साफ साफ दिखता है। मरकत के हरे रंग की तुलना गांव की हरियाली से की गई है। गांव का वातावरण भी मरकत के खुले डिब्बे के समान हरा भरा तथा खुला खुला सा लगता है।
इसलिए गांव को मरकत डिब्बे सा खुला कहा गया है। प्रश्न नंबर 4, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? उत्तर, अरहर और सनई के खेत कवि को सोने की किंकड़ियों के समान दिखाई दे रहे हैं। इनकी फलियां सूखकर आभूषण के घुंघरुओं के समान बजने लगती हैं और करधनी जैसा रूप ले लेती हैं। प्रश्न नंबर 5, भाव स्पष्ट कीजिए। क, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। उत्तर क, प्रस्तुत पंक्तियों में गंगा नदी के तट वाली जमीन को सतरंगी कहा गया है। रेत पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं जो सूरज की किरणों के प्रभाव से चमकने लगती हैं। ये रेखाएं टेढ़ी चाल चलने वाले सांपों के समान प्रतीत होती हैं। इन रेत पर रेखाओं को बालू के सांप कहा है। ख, हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोई। उत्तर ख, इन पंक्तियों में गांव की हरियाली का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। सूरज के प्रकाश में जगमगाती हुई हंसमुख सी प्रतीत होती है। सर्दी की धूप भी खिली खिली है। ऐसे में लगता है कि जैसे दोनों आलस से भरकर सोए हुए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद।